हे माइंडफुल पीपल, क्या आप अपनी जिंदगी बिना टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फोन्स या फिर बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इमेजिन कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी हमारे जिंदगी के सबसे बेसिक नीड्स में से एक बन चुकी है। रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 5 मूलभूत चीजों के बिना हम अपनी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते आज के टाइम में। हाँ, माना आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर आज भी रोटी, कपड़ा और मकान, सिर्फ यही 3 चीजें सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा हैं। लेकिन मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए ये 5 चीजें आज के लिए मूलभूत बन चुकी हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज तक के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल साइंटिस्ट रहे हैं। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी का मतलब ये नहीं है कि जो यूट्यूब स्टार्स और टिकटॉक स्टार्स के बीच में चलता रहता है, नहीं, यहाँ पर बात हो रही है एक्चुअल कंट्रोवर्सी की, जहाँ पर उस साइंटिस्ट की पावर्स का गलत इस्तेमाल करा गया, उनकी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करा गया। तो चलिए आज की वीडियो में हम बिना किसी देरी के बात करते हैं निकोला टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला वो हैं जिन्होंने अल्टरनेट करंट का इन्वेंशन किया था। ये वही करंट है जिसके इस्तेमाल से आज के हमारे ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं। सर निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिल्जन के एक टाउन में हुआ था, जिसे आज के टाइम पर क्रोशिया के नाम से भी जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि निकोला टेस्ला के जन्म के दौरान वहाँ पर बिजलियां कड़क रही थी। वहाँ का माहौल इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि जिस दाई ने निकोला टेस्ला के जन्म में उनके माँ की मदद करी थी, उन्होंने कहा था कि ये चाइल्ड ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधेरे का बच्चा बनेगा। लेकिन वहीं पर उनकी माँ ने उसे काउंटर करते हुए कहा कि नहीं, ये चाइल्ड ऑफ लाइट बनेगा, मतलब ये उजाले का बेटा बनेगा। हालांकि टेस्ला की माँ को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके कहे हुए शब्द वाकई में आगे जाकर सच होने वाले हैं। जब टेस्ला 5 साल के थे तब उन्होंने अपने बड़े भाई को घोड़े से गिरकर मरते हुए देखा था, और ये घटना वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूल पाए। जब वो छोटे थे तो उन्हें चीजें लाइट के फ्लैश की तरह दिखती थी, जिसकी वजह से वो सोच में पड़ जाते थे कि आखिर इन चीजों के पीछे की एनर्जी कहाँ है, और यही जानने की क्यूरियोसिटी लाइफ टाइम तक उनके अंदर से नहीं गई। इस एबिलिटी की वजह से वो अपने इन्वेंशंस को इतना डिटेल तरीके से इमेजिन कर लेते थे कि उन्हें उसे ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उन्होंने एक आर्टिकल में इस चीज के बारे में बताया भी था। उन्होंने कहा कि उनका बनाया हुआ डिजाइन बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा वो इमेजिन करते थे, और उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स भी बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसा वो अपने दिमाग में सोचते थे। निकोला टेस्ला इस बात का क्रेडिट अपनी माँ को देते हैं। उनकी माँ भी अपने खाली समय में घर के छोटे मोटे जो घरेलू सामान थे उनको ठीक करा करती थी, और टेस्ला के जो पिता थे वो एक प्रीस्ट थे, और वो निकोला को भी अपनी ही तरह एक प्रीस्ट ही बनाना चाहते थे। हालांकि निकोला टेस्ला को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। टेस्ला का मन इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा लगता था। जब टेस्ला अपनी टीनेज में थे तब उन्हें बहुत ही खतरनाक लेवल की एक बीमारी हुई जिसका नाम था कोलेरा, और उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मर ही गए थे। तब उनके पापा ने ये प्रॉमिस किया कि अगर निकोला टेस्ला ठीक हो जाते हैं तो वो उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज देंगे, और फॉर्चुनेटली वो बच गए और उनका एडमिशन हो गया ऑस्ट्रिया के टेक्निकल कॉलेज ऑफ ग्रेज में, जहां वो हर दिन सुबह 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करते थे। उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, वो इंजीनियरिंग सीखना चाहते थे। वो करंट और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को शायद अपने हाथों से छूना चाहते थे। उनके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी थी। उनके इतना ज्यादा काम करने की आदत को देखकर उनके जो प्रोफेसर्स थे उनको लगता था कि यार कहीं ये अपने आप को बीमार न कर ले। उनका दिमाग इतना ज्यादा तेज था कि वो अपने दिमाग के अंदर ही कैलकुलस जैसी बहुत ही टफ मैथमेटिक्स के इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते थे। टेस्ला का दिमाग सिर्फ मैथमेटिक्स में ही तेज नहीं था, बल्कि वो 8 तरह की लैंग्वेज को बोल सकते थे। टेस्ला शुरू से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन ये चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चली। उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्हें लत लग गई गैम्बलिंग की। टेस्ला सब कुछ छोड़ छाड़ के गैम्बलिंग में इतना ज्यादा घुस गए थे कि उन्होंने अपने परिवार तक से रिश्ता तोड़ दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग के पीछे लगे रहते थे। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, किसी को भी ये पता नहीं था कि वो कहाँ है। इवन उनके जो दोस्त थे वो ये सोचते थे कि वो पास वाली नदी में डूबकर मर गए हैं। मतलब अचानक से उन्होंने सबसे कांटेक्ट छोड़ दिया था। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन उसके बाद टेस्ला को समझ आई और वो यूरोप चले गए। यूरोप में घूमते घूमते वो बुदापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम करने लगे। पार्क में घूमते घूमते उन्हें अल्टरनेटिव करंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक बहुत ही नायाब तरीका सूझा, और ये शायद उनके जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेंशन हो सकता था जो दुनिया को पूरी तरीके से बदल देता। लेकिन
उस वक्त टेस्ला के पास ना तो पैसे थे और ना ही रिसोर्सेज। 1882 में टेस्ला थॉमस एडिसन के इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने के लिए पेरिस चले गए। टेस्ला एडिसन की कंपनी में इंडोर लाइट्स लगाने का काम करने लगे ताकि कंपनी में हर जगह ज्यादा से ज्यादा रोशनी रहे। पर मैनेजर्स ने उनके टैलेंट को देखा और उन्हें कई कॉम्प्लेक्स टास्क करने को दिए, जैसे कि डायनामोज और मोटर्स के डिजाइन करना और फिर उन्हें बनाना। जल्द ही वो पूरे यूरोप में एडिसन की कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस में कई प्रॉब्लम्स को फिक्स करने लगे। 1884 में टेस्ला के मैनेजर्स ने टेस्ला को न्यूयॉर्क में एडिसन मशीन वर्क में एक जॉब ऑफर की और उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वो यूएस पहुंचे, लेकिन सिर्फ 4 सेंट के साथ, क्योंकि रास्ते में उनके सारे पैसे और उनके बैग्स चोरी हो गए थे। टेस्ला के मन में एडिसन के प्रति एक बहुत ही अच्छी इमेज बनी हुई थी और एडिसन भी टेस्ला के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। एडिसन ने टेस्ला को ये तक कहा था कि मेरे पास बहुत सारे मेहनती लोग तो हैं, लेकिन तुम में कुछ अलग ही बात है। पर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा दिनों तक नहीं चली और जल्द ही वो एक दूसरे के राइवल्स बनने वाले थे, क्योंकि आपने एक फेमस कहावत तो सुनी होगी कि एक ही मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी को लेकर झगड़ा होने लगा। एडिसन को लगता था कि डायरेक्ट करंट काफी अच्छा है, जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है। वहीं पर टेस्ला को लगता था कि नहीं, अल्टरनेटिव करंट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि समय समय पर अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। अब आप अगर आज के टाइम पर देखोगे तो आपको एडिसन बिल्कुल नॉनसेंस लग रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स पता है डीसी करंट के, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1800 की। वहां पर लोगों को करंट्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और उस टाइम पर डीसी करंट से चलने वाले बहुत सारे अप्लायंसेस मार्केट में थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्वियसली टेस्ला सही थे। अल्टरनेटिव करंट के डीसी करंट के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है, उसमें जो हीट लॉस होता है वो काफी ज्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू डीसी। लेकिन एडिसन नहीं माने, क्योंकि एसी करंट के आने से जो उनका नाम था पहले, वो वैसे ही खतरे में आ चुका था और अगर उसके अप्लायंसेस भी मार्केट में आ जाते तो डीसी करंट की जो सेल्स थी वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती। और एडिसन ने जो डीसी करंट के पेटेंट्स को होल्ड कर रखा हुआ था, उनकी जो रॉयल्टी आती थी वो भी उनको आनी बंद हो जाती। तो इसी वजह से वो फुल एसी करंट के अपोजिट में थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि दुनिया में एसी करंट से चलने वाले अप्लायंसेस आए। इसके बाद एडिसन का और उनकी कंपनी के लोगों का बिहेवियर, टेस्ला के मुताबिक उन्होंने बताया कि एक बार एडिसन की कंपनी के मैनेजर्स ने उन्हें लगभग $50,000 ऑफर किए कि भैया तुम ये मशीनों को ठीक कर दो, हम तुम्हें $50,000 दे देंगे। अब ऑब्वियसली $50,000 उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट था। तो टेस्ला ने सोचा कि हाँ, शायद मेरा टैलेंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से मुझे इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। जब उन्होंने वो सारी मशीनें ठीक कर ली तो उनके मैनेजर्स ने उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया। जब इस इंसिडेंट के बारे में टेस्ला एडिसन के पास गए तो एडिसन ने कहा कि यार तुम हम अमेरिकन के मजाक को भी नहीं समझ सकते। अब इस बात को सुनने के बाद टेस्ला ने एडिसन के साथ काम करने से मना कर दिया और वो वहां से जॉब छोड़कर चले गए। इसके बाद टेस्ला ने 1885 में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक कंपनी स्टेब्लिश करी, पर उनके जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उनके प्रोजेक्ट्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसी वजह से टेस्ला को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ गई। टेस्ला को खुदाई जैसे काम करने का सहारा लेना पड़ा ताकि वो जिंदा रह सकें और खुदाई करने के उन्हें एक दिन के सिर्फ $2 मिला करते थे। पर उनकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली थी। 1887 में टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन किया जो कि एसी करंट से चलता था। आपने तो इंडक्शन मोटर का नाम 3 इडियट्स में सुना ही होगा। In that case, Mr. Raju Rastogi, Yes, sir. can you tell us how an induction motor starts? Stop it! ये मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। टेस्ला ने ये मोटर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में पेश करी थी और इस मोटर को देखते ही जॉर्ज वॉशिंगहाउस टेस्ला की इस इन्वेंशन से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। जॉर्ज वॉशिंगहाउस उस जमाने के इलेक्ट्रिकल मार्केट के बहुत जाने माने नाम थे। टेस्ला के उस एसी पे चलने वाले मोटर को देखते ही उन्हें ये अंदाजा हो गया कि यही फ्यूचर होने वाला है। इसी चीज की वजह से उनका जो अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम है वो चेंज होगा और इसी की मदद से वो एडिसन के डीसी करंट के सिस्टम से कम्पीट करेंगे और यहीं से बैटल ऑफ करंट्स की शुरुआत हुई। टेस्ला ने उस एसी मोटर को वॉशिंगहाउस के लिए लाइसेंस करवाया, जिसके लिए उन्हें $60,000 मिले। साथ ही साथ वॉशिंगहाउस के स्टॉक और रॉयल्टी का भी हिस्सा उन्हें दिया जाता था। वॉशिंगहाउस ने टेस्ला को एज अ कंसल्टेंट अपने साथ रखना शुरू करा और वो उन्हें $2,000 पर मंथ की सैलरी दिया करते थे, जो कि आज के टाइम में करीब $50,000 यानी कि करीब 37 से 38 लाख रुपए पर मंथ बनता है।
वैसे तो शायद आप थॉमस एडिसन को एज अ इन्वेंटर के तौर पर जानते होंगे। हाँ, वो एक इन्वेंटर हैं, लेकिन इन्वेंटर से पहले वो एक बिजनेसमैन थे और किसी भी बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आता हुआ दिखे ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही एडिसन के साथ भी हुआ। एडिसन ने वॉशिंग हाउस और टेस्ला को बदनाम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी। यहाँ तक कि एडिसन ने एक ऐसी इलेक्ट्रिकल चेयर बनाई थी जो कि एसी करंट पर चलती थी और एसी करंट कितना ज्यादा खतरनाक है हम इंसानों के लिए ये दिखाने की उन्होंने कोशिश करी थी। वो इस चेयर पर जानवरों को एसी करंट दिया करते थे जिससे उनकी मौत भी हो जाती थी। 1903 में उन्होंने एक हाथी को एसी करंट देकर मार दिया था। सिर्फ एक बात को गलत साबित करने के लिए एडिसन इतना ज्यादा नीचे गिर गए थे कि उन्होंने इस चीज को फिल्म भी करा था। मतलब उन्होंने इसके ऊपर मूवी बनाई थी जिसका नाम था इलेक्ट्रो कटिंग ऑन एलिफेंट। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वॉशिंग हाउस और टेस्ला के एसी इन्वेंशंस पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा। उन दोनों के प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा बेहतरीन थे कि उन्होंने एडिसन की नई कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स को भी पीछे छोड़ दिया था। इन दोनों की सफलता पर 4 चांद लगाने का काम करा सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर ने, जो कि नाइग्रा फॉल्स में बनाया गया था। इस प्लांट की वजह से उन्हें काफी ज्यादा सक्सेस मिली और इसकी मदद से उन्होंने न्यूयॉर्क में बफेलो नाम की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई थी। इस इन्वेंशन की वजह से टेस्ला का स्टैच्यू आज भी नाइग्रा फॉल्स के पास मौजूद है। वॉशिंग हाउस और टेस्ला ने लड़ाई साथ मिलकर जीती और डायरेक्ट करंट के अप्लायंसेस का इस्तेमाल धीरे धीरे करके मार्केट में कम होने लगा। पर अचानक से कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गई। वॉशिंग हाउस की कंपनी के फंड्स अचानक से कम होने लगे और देखते ही देखते वो $10 मिलियन के घाटे में चली गई। 1897 में जब वॉशिंगटन टेस्ला के पास गए ये पूछने के लिए कि क्या वो उनकी रॉयल्टीज को कम कर सकते हैं ताकि वो कंपनी को अपनी बचा सके, तब क्योंकि टेस्ला एडिसन की तरह एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इन्वेंटर थे, उनको पैसे से इतना ज्यादा प्यार नहीं था, उनको अपने काम से ज्यादा प्यार था। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी रॉयल्टी कम करने के बजाय बिल्कुल खत्म कर दी और इसकी वजह से वॉशिंग हाउस की कंपनी के काफी सारे पैसे बचे। टेस्ला ने उस वक्त करीब $12 मिलियन की रॉयल्टी को छोड़ा था, जो कि आज के टाइम में करीब 300 मिलियन जितना है। इतने पैसे से वो आराम से दुनिया के किसी भी जगह जाकर एक अमीर इंसान की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक बिजनेसमैन नहीं थे। उनके रॉयल्टी न लेने की वजह से वॉशिंग हाउस की कंपनी जो कि बंद होने के कगार पर थी वो वापस से खड़ी हो गई और इसके बाद वॉशिंग हाउस ने टेस्ला को हमेशा के लिए एसी के राइट्स खरीद लिए, जिसके लिए उन्होंने करीब $2,16,000 पे किए थे, जो कि आज के टाइम में करीब 44 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इतना पैसा मिलने के बाद अब टेस्ला फाइनेंशियली तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसी पैसे को न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट करा अपनी एक नई प्रोजेक्ट लैब बनाने में, जहां पर वो कई सारे इन्वेंशंस करा करते थे और इसी लैब में उन्होंने बहुत सारे फेमस इन्वेंशन भी किए, टेस्ला टर्बाइन, एक्स-रे टेक्नोलॉजी वगैरह। 1898 में टेस्ला ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक खिलौने वाली बोट को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके दिखाया। ये इतना ज्यादा अद्भुत नजारा था कि पार्क में बैठे लोग जो वहाँ पर घूमने आए थे वो टेस्ला को एक जादू टोना करने वाला समझने लगे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहे थे, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। उनकी लैब में आग लग गई और उनका जितना भी इन्वेंशन था, जितनी भी उनकी रिसर्च थी, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। ये आग ना ही सिर्फ उस लैब में लगी थी बल्कि उनके लाइफ में भी लग गई थी। इसी दौरान टेस्ला को एक और धोखा मिला। टेस्ला ने मार्कोनी के साथ उनका रेडियो बनाने में काफी ज्यादा उनकी मदद करी थी, लेकिन आखिर में मार्कोनी ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने सारे काम का क्रेडिट खुद ले लिया। मार्कोनी ने पेटेंट्स के राइट्स अक्वायर करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो टेस्ला के रेडियो से काफी ज्यादा मिलता था। 1901 में मार्कोनी ने दुनिया को सबसे पहले ट्रांस अटलांटिक मैसेज करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने टेस्ला के 17 पेटेंट्स का इस्तेमाल किया था। इसे देखने के बाद एडिसन भी बीच में आ गए और उन्होंने मार्कोनी को फुल्ली फाइनेंशियली सपोर्ट करा। उन्होंने उससे बोला कि तुमको जो बनाना है बनाओ, पैसा मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे ये टेस्ला का डाउनफॉल देखना है। लेकिन टेस्ला को इस बात से इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1904 में जब यूएस पेटेंट ऑफिस में मार्कोनी को इन्वेंशन ऑफ रेडियो का पेटेंट दिया गया, तब टेस्ला को काफी ज्यादा बुरा लगा। 1911 में मार्कोनी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला, जो कि सिर्फ और सिर्फ
टेस्ला के काम की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तो इस बात से टेस्ला को काफी ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने मार्कोनी को सू कर दिया। ये केस कोर्ट में सालों साल चला और सेटल तब हुआ जब टेस्ला की मौत हो चुकी थी। मार्कोनी के साथ हुई इस पूरी घटना की वजह से टेस्ला काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहे। उनका एक सपना था कि वो इस दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर पाए और एक बड़ा वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन बना पाए। लेकिन इन्वेंटर्स को इसमें इतना ज्यादा कोई पोटेंशियल नहीं दिखा और उन्हें फंडिंग नहीं मिली। उन्होंने टेस्ला के प्रोजेक्ट से पैसे निकालकर मार्कोनी के रेडियो के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि शायद यहाँ पर एडिसन का हाथ हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। खैर, बिना किसी फंडिंग के टेस्ला अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो उन्हें ये प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली 1905 में उनके इस टावर को गिरा दिया गया। इसके बाद जब वो काम नहीं कर पा रहे थे तो धीरे धीरे उनकी जो मानसिक हेल्थ है वो कम होने लगी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ साल होटल्स में गुजार दिए और उनकी ये हालत देखकर वॉशिंग हाउस ने उनके कॉर्पोरेशन में टेस्ला को फिर से एज अ कंसल्टेंट के पोस्ट पर हायर कर लिया और वो उनके होटल्स के रूम का और खाने का बिल्स पे किया करते थे। टेस्ला कुछ 10 सालों तक अलग अलग होटल्स में अलग अलग तरीके से रहा करते थे। वो खाने में सिर्फ गर्म दूध और बिस्किट ही लिया करते थे। सिर्फ यही नहीं, टेस्ला खाली नहीं बैठ सकते थे, ये हम सब जानते हैं। इसी वजह से वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था पीस रे, जिसे आप डेथ रे भी कह सकते हो। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये 10,000 प्लेन्स को करीब 320 किलोमीटर दूर से ही डिस्ट्रॉय कर सकती थी। अगर इसका इस्तेमाल लड़ाइयों में किया जाए तो सामने कितने भी सैनिक हो उनको एक झटके में मारा जा सकता था। ये सुनकर काफी ज्यादा लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तब टेस्ला ने उनसे कहा कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मेरे दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि मैंने इसे खुद बनाया है, यूज किया है और इसका रिजल्ट मैंने खुद देखा है और बस कुछ ही दिनों में मैं इसे पूरी दुनिया के सामने पेश करने वाला हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 जनवरी 1943 को वो न्यूयॉर्क के एक होटल में ऐसे ही चल बसे। वैसे आपको क्या लगता है, अगर दुनिया टेस्ला की मदद करती, उनके इन्वेंशंस में इन्वेस्ट करती, उनका साथ देती, एडिसन उनके साथ रहते, मार्कोनी उनकी हेल्प करते, तो ये दुनिया कैसी हो सकती थी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।